बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक मैसेज भी दिया गया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मैसेज पिछले 10 दिन में दूसरी बार दिया गया है और इसके बड़े दूररस नताज होंगे, क्योंकि कल एक अहम मीटिंग भी हुई थी। आज इमरान खान के लिए बहुत अहम दिन था। खास तौर पे तोशा खाना केस की 3 मुख्तलिफ अदालतों में अब प्रोसीडिंग्स चलने जा रही हैं। एक अदालत में जो जज दिलावर की है, वहां पे प्रोसीडिंग चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये केस अगले 1 या 2 दिन में लगा हुआ है और कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। अब आप कहेंगे कि एक साथ 3 जगह पे समाअत कैसे हो रही है, कुछ कंफ्यूजन है लोगों में, मैं आज दूर कर देता हूं। निचली अदालत ने पहले इस केस को काबिल समाअत करार होने का फैसला दिया। तहरीक इंसाफ की वकला की टीम ने यह फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जस्टिस आमिर फारूक ने पहले फैसला सुनाया अदालत में कि आपकी सारी सदाएं मंजूर की जाती हैं। तहरीक इंसाफ के वकला खुश हो गए, मिठाइयां भी बांट दी। लेकिन जब तहरीरी फैसला आया तो उसमें लिखा हुआ था कि केस वापस उसी जज के पास रिमांड किया जा रहा है और उसे कहा जाता है कि आपने 7 दिन के अंदर सुन के फैसला देना है इसके ऊपर कि यह काबिल समाअत है या नहीं। ये केस वापस जाता है 3 दिन में। वन साइडेड मामलात को देख के और तहरीक इंसाफ के वकला को एक भी जरा नहीं करने दी जाती और 3 दिन के अंदर वो कहता है जी कि ये काबिल समाअत है और उसके बाद इसकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत शुरू हो जाती है। इस केस को जो हाई कोर्ट ने वापस भेजा था, तहरीक इंसाफ की वकला की टीम ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं है, यह केस काबिल समाअत ही नहीं है और इसमें मुख्तलिफ इशूज उठाए गए और इस केस की कल अब समाअत रख ली गई है। जस्टिस याया अफरीदी और मोहतरमा जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा 2 मेंबर बेंच है जो इस केस की अब समाअत करेंगे कि क्या हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त था जो इस केस को वापस रिमांड किया गया, क्या यह वाकई काबिल समाअत है केस, इसके ऊपर समाअत होनी है कल। मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है, कोर्ट रिपोर्टर्स इस बारे में जो सब देख रहे हैं करीब से क्या कह रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस भी है वो भी आपको बताता हूं। लेकिन एक और केस हाई कोर्ट में भी है जो दोबारा जज ने 3 दिन के अंदर अंदर फैसला दिया, वो भी हाई कोर्ट में चैलेंज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और पहले उसकी डेट 27 जुलाई बताई जा रही थी, शायद अभी भी वही है जिसमें वो केस भी सुना जाएगा। एक तो ये है ना कि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, एक जो निचली अदालत में जज दिलावर ने 3 दिन के अंदर अंदर फैसला दे के कहा जी कि यह काबिल समाअत है, वो दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है, वो भी अब सुना जाएगा। और अगर वहां से फैसला आ जाता है वन वे और अनदर तो फिर वो भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन अगर कल की समाअत में सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर साकिब बशीर साहब को लगता है कि स्टे इसलिए नहीं दिया जाएगा कि अमल दरामद हो चुका है उस फैसले पे, यानी जज ने हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक दोबारा उसको काबिल समाअत भी करार दे दिया और अब तो बात गवाह भी अपनी कर चुकी है, उन पर जिरा भी हो चुकी है। अब तो इमरान खान का बयान जमा होना है 364 का। तो देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस सारे प्रोसीजर को रिवर्स करती है क्योंकि यह गैर कानूनी हो रहा है, गैर आईनी हो रहा है, या वो कहते हैं जी कि अब मामला चल रहे हैं और आप जाके अदालत में फेस करें ट्रायल को। सारी दुनिया जानती है कि यह केस सिर्फ इमरान खान को इलेक्शन में बाहर रखने का सबसे तेज तरीन तरीका है। इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें फौरन सजा दी जा सके। यह वो वाहिद केस है जिसमें समरी ट्रायल किया जा रहा है रोजाना की बुनियाद पर और अगले चंद दिनों में इसका फैसला आ जाएगा। जस्टिस याया अफरीदी जो 2 मेंबर बेंच को हेड कर रहे हैं, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज माने जाते हैं। जब वो लाहौर हाई कोर्ट में भी थे तो तब भी इदारों के हवाले से वो केसेस को सुना करते थे और मुखालिफिन को, इदारों के मुखालिफ जो खड़े होते थे, उनको रिलीफ दिया करते थे। ये मशहूर है उनके बारे में कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज हैं। कल ये भी पता चल जाएगा। जैसे काजी ने खुद को पहले एंटी एस्टेब्लिशमेंट बना के बेचा और अब आके लेट गया है, एक और जज का प्रो या एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना हमें कल पता चल जाएगा, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि ये केस किन कुव्वतों ने बनाया है और इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन क्या है। या अफरीदी साहब अगर तो सुनते हैं इमरान खान के वकला को और वक्ती स्टे दे देते हैं और कहते हैं जी कि इसकी आगे समाअत मुकम्मल होने तक फर्दर प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए और फिर सुना जाता है इस केस को बाकायदा, तो फिर तो हम समझेंगे कि वो वाकई एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज है एंड ही इज लिविंग अप टू हिज नेम एंड रेपुटेशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप समझ जाएंगे कि पूरा निजाम लेट चुका है। उमरता बंदयाल साहब ने यह काम अच्छा किया कि जब वो खुद सुन लेते थे तो कहते थे ये इमरानदार जज हैं। मुसरत हिलाली साहिबा भी काजी ग्रुप की जज हैं
और या अफरीदी साहब भी काजी ग्रुप के जज हैं। ये अगर फैसला इमरान खान के हक में भी देंगे तो नून लीग बोल नहीं सकेगी, चीखें नहीं मार सकेगी। सो आपको पता चल जाएगा कल क्या होना है, इसलिए बड़ा अहम है कल का दिन। एक हफ्ते के अंदर अंदर, बल्कि 10 दिन कर लें टोटल, दूसरी बार बिलावल को अमेरिका के वजीर खारजा ने पूरी सपोर्ट फराम की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कहता है जी कि हम पूरी तरह सपोर्ट करते हैं एक प्रोडक्टिव, डेमोक्रेटिक एंड प्रॉस्पेरस जो पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ। हैड अ गुड कॉल, एक बड़ी ज़बरदस्त हमारी कॉल पे बात हुई है बिलावल ज़रदारी के साथ, जिसमें हमने पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी में जो सपोर्ट है उसको डिस्कस किया है, और जो हमारे शेयर्ड रीजनल कंसर्न्स हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, वो भी डिस्कस किए हैं। इसने कहीं नहीं लिखा कि मैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पे बात कर चुका हूँ। इसने बिलावल ज़रदारी का टैग करके सिर्फ नाम लिखा है। ये भी लिख सकता था कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ज़रदारी, तो पता चलता रियासत के मिनिस्टर की बात हो रही है। ये ज़ाती हैसियत में बिलावल को प्रॉप किया जा रहा है। इससे पहले भी ये ऐसी ही बात कर चुका है। बिलावल के हर 2 हफ्ते बाद अमेरिका के दौरे रंग ला रहे हैं। उसने अपने आप को एक ऐसा लिबरल सेक्युलर बना के अमेरिका में पेश किया है जो LGBTQ और बाकी सारे जो इस टाइम मगरिब के कंसर्न्स हैं उन सब को पाकिस्तान में हल करने का वहां वादा करके आ चुका है मुबैना तौर पे, जिसकी वजह से ये अमेरिका की तरफ से पूरी सपोर्ट शो की जा रही है। ये क्यों हो रहा है? प्रोजेक्ट बिलावल अमेरिका की पूरी सपोर्ट से बनाया गया था, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि शहबाज शरीफ ने ऐसी खिदमत की है, ऐसी कारगुजारी है उसकी, कि प्रोजेक्ट बिलावल ड्रॉप हो रहा है और शहबाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से सारी जमातें मान जाएं और अपना अपना हिस्सा लेकर शहबाज शरीफ को वोट दे दें और वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएं। इसलिए अमेरिका ने अपना वजन बिलावल के पलड़े में डाल दिया है। तो अब आप देखें कि आगे क्या होता है, क्योंकि एक तरफ चीन भी है और चीन को कोई मसला नहीं है शहबाज शरीफ के साथ काम करने में, क्योंकि वहां भी चीनी कंपनियों को किकबैक का भी मौका मिलता है, जिस तरह उन्हें करप्शन की आदत पड़ी है वो भी मिलती है, और वो बोलते भी नहीं है, हर मनसूबा लग जाता है। चीन को बहुत फायदा होता है, यानी पाकिस्तान में CPEC लगा, हमें फायदा नहीं हुआ, चीन को फायदा हुआ, ये जरा समझें। और अब भी जो हमने उनकी पेमेंट्स करनी है, उनकी कंपनियां हमें माफ करने के लिए तैयार नहीं है, हमें वो भी अरबा अरब देने हैं चीन की कंपनियों को। तो चीन को भी कोई एतराज नहीं है शहबाज शरीफ पे। तो देखना यह है कि अमेरिका की लॉबी कामयाब होती है या इधर ताकतवर लोग और शायद चीन की भी सपोर्ट हो शहबाज शरीफ को, वो कामयाब होते हैं। ये अब आने वाला वक्त हमें बताएगा, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो अवाम है और अवाम तो इमरान खान को लाना चाहते हैं। याद रखेंगे, कोई आदमी कुव्वत इमरान खान को इक़्तिदार में शायद नहीं देखना चाहती, यह हकीकत है और इसको आपने जहन में रखना है। और इसलिए आपका जोश इलेक्शन वाले दिन बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। आप जितने ज्यादा निकलेंगे, जितनी तादाद में निकलेंगे, जितने वोट डालेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपका वोट काउंट हो, उतना ही आप अपने फैसले खुद कर पाएंगे, वरना यह गुलामी है बैरूनी ताकतों की जो हम करते रहेंगे। इमरान खान आज साइफर मामले में 2 घंटे के लिए FIA की तहकीकात का हिस्सा बने हैं। आपको पता है कि तहकीकात हो क्या रही हैं? एक तो ये कहते हैं नहीं, इमरान खान ने फोन कॉल में ये एक्सेप्ट किया जो रिकॉर्डिंग लीक हुई थी कि साइफर गुम गया है, एक तो ये है। एक ये है जी कि आपने कौमी राज को अफशां कर दिया है कि साइफर के अंदर जो बातें थी वो आपने अवाम के सामने क्यों रखी हैं, क्यों बताई हैं। और एक कुछ इस तरह का मामला बनाया जा रहा है कि इमरान खान ने प्लान करके इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया है साइफर को, इदारों के खिलाफ नफरत अंगेजी। तो ये 2-3 किस्म की चीजें हैं। आज इमरान खान 2 घंटे FIA की तहकीकात का हिस्सा बने हैं। अभी तक वो बयान पब्लिक में तो नहीं आया जो आजम खान से मुबैना तौर पर जोड़ा गया है 164 का, लेकिन अगर तो वो इमरान खान को दिखाया गया है तो वो भी पता चल जाएगा और इमरान खान की अगली स्पीच में वो बात क्लियर भी हो जाएगी। अभी तक उनकी कानूनी टीम ने इस बारे में किसी को आगाह नहीं किया, हालांकि वो अपनी कानूनी टीम के साथ गए थे। तो देखना यह है कि आजम खान ने 164 के बयान में एक्चुअली क्या क्या कहा है, क्या इल्जाम लगाए हैं और इमरान खान ने उनका क्या जवाब दिया है। क्योंकि इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा था कि मैं आजम खान की कही गई बातों का तब तक जवाब नहीं दूंगा जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाता कि उसने ये बातें की हैं। क्योंकि जो लेटर सामने आया था वो 164 का बयान नहीं था, बल्कि उस बयान को एक्सप्लेन करने के लिए खबर बना के व्हाट्सएप किया गया था, वो सामने आ गया था लेटर। तो वो तो जाहिर है कि आजम खान का बयान नहीं था, तो इमरान खान भी फिर अपना रद्द-ए-अमल देंगे जब वो बयान सामने आ जाएगा। तो ये आने वाले दिन हमें बताएंगे, लेकिन ये 3 जो नुक्ते हैं मैंने आपको बता दिए हैं जिसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं। ये देखें नाज़रीन जरा रियासत, ये नाज़रीन सनम जावेद खान है और साथ इनके हस्बैंड हैं। आज इनके हस्बैंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको 6 या 8 दिन के जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है कि इनकी भी शनाख्त होनी है कि ये भी शायद जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ में शामिल थे। वकला का कहना है कि इसलिए किया गया है कि ये केस की पैरवी कर रहे हैं। पहले ये बताया गया कि शायद मरियम नवाज इनको अंदर रखना चाहती हूँ कि ये मरियम नवाज के हवाले से काफ़ी
ویڈیوز بھی بناتی تھیں، ٹویٹس بھی کرتی تھیں. لیکن اب ناظرین کچھ ایسا لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو توڑ کے ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ ٹوٹ نہیں رہے. جب آپ ایک ماں کو بچوں سے دور کرتے ہیں تو اس کو کم از کم یہ سہارا ہوتا ہے کہ باپ بچوں کے ساتھ ہے. لیکن جب آپ باپ کو بھی اغوا کر لیتے ہیں اور جیل میں ڈال دیتے ہیں تو پھر ظاہر ماں کو توڑنا آسان ہوتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹوٹ جائیں، یہ معافیاں مانگے اور یہ کہیں جی کہ ہم بیٹھ گئے تھے عمران خان کی باتوں میں آ کے اور ہم نے جو کچھ کیا ہے اس لیے کیا ہے. یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے اور یہ سپورٹرز کو میسج ہے. پاکستان کی تاریخ میں سیاست دانوں پہ سختیاں آتی رہی ہیں لیکن کبھی سپورٹرز کے ساتھ اس قدر نفرت کا اظہار نہیں کیا گیا. ان کو جیتنے کی ضرور کوشش کی گئی ہے لیکن جیسی نفرت تحریک انصاف کے سپورٹرز کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کوئی غریب غربا ایسے نہیں ہیں جن کی آواز نہیں ہوگی. آپ نے خدیجہ شاہ کو پکڑا ہوا ہے، آپ نے ان کو صنم جاوید کو پکڑا ہوا. یہ لوگ آواز رکھتے ہیں، یہ لوگ آج نہیں تو کل باہر نکلیں گے. یہ نفرتیں جو آپ نے مڈل اور اپر مڈل کلاس تک پہنچا دی ہیں یہی کلاس پاکستان کو چلا رہی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ریاست کی بنیادیں آپ جڑیں ہلا رہے ہیں. ان کے ساتھ ہونے والا سلوک جب عوام دیکھ رہی ہے نا ان کے اندر ایک لاوا ابل رہا ہے نفرت کا. اس نفرت کا اظہار آپ انہیں الیکشن میں بھی اگر نہیں کرنے دیں گے اور فکسڈ الیکشن کروانے کی طرف جائیں گے اور عمران خان کو سیاست سے بھی آپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ لاوا کسی اور جگہ پھٹے گا. آپ کی ساری پرائیورٹیز اس ٹائم غلط ہیں. نہ ہمیں امریکہ بچانے آئے گا، نہ ایون چین ہمیں بچانے آئے گا، نہ کوئی عرب ملک. ہمیں اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہم اپنے آپ کو خود بچا سکتے ہیں. کوئی نیشن جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی یا بچانا نہیں چاہتی اسے کوئی باہر سے نہیں بچا سکتا. مجھے وہ ایک شعر بڑا اچھا لگتا ہے غزل کا، ہزاروں ڈوبنے والے بچا لیے لیکن اسے میں کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہے. پاکستان کی اشرافیہ پاکستان کو تباہی کے راستے پہ لے کے جا رہی ہیں. اگر اس کو روکنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، واحد راستہ، صاف شفاف الیکشن. اور یہ جو کاٹے شاٹے لگا رہے ہیں جن کا کام نہیں ہے کاٹے لگانا وہ اپنے کام سے کام رکھیں اور عوام کو کاٹے لگانے دیں. پھر عوام عمران خان پہ کاٹا لگاتی ہے، نواز شریف پہ لگاتی ہے، زرداری پہ لگاتی ہے، فضل الرحمان پہ لگاتی ہے. اس کو ایکسیپٹ کریں. کاٹے عوام نے لگانے ہیں، کسی نے بند کمروں میں بیٹھ کے نہیں لگانے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.